हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल जो है हमारा एग्ज़ाम हुआ था नेट ARS STO का प्री जो था कल कंप्लीट हो गया एग्रोनॉमी का। और सेकेंड हाफ में शायद कुछ एंटोमोलॉजी का था शायद, और किसी का एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या फिर किसी का था। तो कल तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आज किसका किसका था मुझे पता नहीं। और मैं कुछ जो एग्रोनॉमी का क्वेश्चंस आया था नेट में, तो उसको मेमोराइज करके कल कुछ लिखने के लिए ट्राई किया, और मैं काइंड ऑफ 125 क्वेश्चन लिख पाया हूँ अभी तक, और इतना याद नहीं आया। तो आज हम लोग बात करेंगे इसका, जो भी क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। मैं ऑप्शंस नहीं लिखा हूँ, मुझे जो आंसर सही लगता था मैं उसको बताने वाला हूँ, और मैं जो आंसर किया हूँ उसको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आए इसके रिगार्डिंग या फिर आंसर से रिगार्डिंग, तो आप एक रेफरेंस बुक और कुछ रीजंस, उसका एक्सप्लेनेशन बता के आप कमेंट करके बता सकते हो उसको, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा बीच बीच में, तो इसको देख लेना, लास्ट तक देख लेना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे। और लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ बॉकव्हीट। बॉकव्हीट का फैमिली क्या है? पॉलीगोनासी। पॉलीगोनासी, ओके। बॉकव्हीट का जो फैमिली है पॉलीगोनासी। तो अगर आपको कोई भी आंसर जो लगे कि ये डाउट है या फिर उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, मैं कोई भी बुक रिफर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन से जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी रेसिडुअल नॉलेज है या फिर जो मुझे पता है, मैं वही बोल रहा हूँ, राइट। तो आपको अगर कंफ्यूजन लगे कि नहीं सर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर यस, यू माइट बी राइट, बट यू हैव टू जस्ट साइट ए रिफर्ड टेक्स्ट बुक एंड द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। सो आप वो कर सकते हैं। तो सीड रेट ऑफ इंडियन मस्टर्ड, ये ऑप्शन जो है मैं 4 to 5 kg क्लिक किया हूँ। कोई कोई बोल रहे हैं 8 kg, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मस्टर्ड का जो सीड रेट है, मैं जहाँ भी पढ़ा हूँ 4 to 5 kg पढ़ा हूँ, और इंटरक्रॉपिंग में 2 to 3 kg अगर इंटरक्रॉपिंग किया जाता है, या फिर इंटरक्रॉपिंग जनरली जो किया जाता है उसमें 2 to 3 kg ये मैं पढ़ा हूँ। उसका सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज ये कितना होगा? 20 to 25 kg पर हेक्टर। जो कंपोजिट मेज है उसका है 18 to 20 kg पर हेक्टर, राइट। राइस इज फोटोपीरियडिकली। राइस कौन सी? जनरली राइस इज शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब इसको जो फ्लावरिंग के लिए कम ड्यूरेशन ऑफ डे ड्यूरेशन चाहिए होता है, राइट। उसके बाद मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड ऑफ राइस। मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड जो है फ्लावरिंग स्टेज या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज उसको बोलते हैं, वो जनरली मॉइस्चर सेंसिटिव होता है राइस के लिए। देन मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड फॉर व्हीट। ऐसे इस बार क्या हुआ था, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था कि कौन सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर एप्लीकेशन ऑफ वाटर। पूछा गया था कि मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड मतलब ये जो है सारे ऑप्शन होगा, लाइक CRI, डॉफ, बुटिंग एंड डॉफ, तीनों ऑप्शन होगा, राइट। मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड फॉर मेज बोथ टेसलिंग एंड सिल्किंग था, तो बोथ आंसर होगा, टेसलिंग एंड सिल्किंग, ओके। रिकमेंड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस में जनरली एंड इरीगेटेड भी था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है, तो फिर वहाँ पे 120, 60, 40 होगा, राइट। अगर इरीगेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव होता है, और वहाँ पे हमको फर्टिलाइजर ज़्यादा देना चाहिए, रिकमेंडेड है वहाँ पे। अगर ड्राईलैंड कंडीशन है तो वहाँ पे फर्टिलाइजर कम लगता है। देन RDF ऑफ इरीगेटेड हाइब्रिड मेज, इसका भी वही आसपास 120, 60, 40 जो ऑप्शन था वही होगा। मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप टू वाटर लॉगिंग, यहाँ पे टोबाको ऑप्शन में था, मुझे लगा कि टोबाको होना चाहिए, तो टोबाको मैंने क्लिक करके आया हूँ। देन ग्रीन मैन्योर क्रॉप सुइटेबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ये होगा आपका सेस्वानिया रोस्ट्राटा, जो कि क्या है? धइंचा, राइट। इसका जो कॉमन नेम है धइंचा है, सेस्वानिया रोस्ट्राटा। देन ग्रीन मैन्योर क्रॉप हैविंग बोथ स्टेम एंड रूट नोड्यूलेशन, वही है सेस्वानिया रोस्ट्राटा। ऐसा ही क्वेश्चन था, मतलब कि आप अगर देखोगे एक ही सेक्शन से, जैसे ब्रॉड बेड एंड फरो हो गया या फिर वाटर जो पोटेंशियल हो गया, तो एक ही से मतलब एक ही क्वेश्चन से वो 2-3 करके पूछे थे, डाइवर्सिफाइड नहीं था क्वेश्चन, राइट। तो ये चीज हम लोग कल बात कर रहे थे। जो फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, देखो ये बार बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, मतलब स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना चाहिए। तो इसका क्या होगा? सिलिक्वा, ओके। इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप, दो टाइप का आपको पढ़े होंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग में, जो दो टाइप का क्रॉपिंग यूज होता है, एक तो इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप यूज होता है और एक इरोजन परमिटिंग क्रॉप यूज होता है। इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप में जिसका डेंस फॉलिएज होता है,
वो इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप होता है, जैसे कि पल्सेस हो गया, काउपी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सारे है इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप। काउपी, ग्राउंडनट, ये कुछ कुछ ऑप्शन था, शायद ऑल ऑप्शन उसका होगा। तो तीन तीन पॉल्स दिया था। इरोजन परमिटिंग क्रॉप में क्या आएगा, जैसे मेज हो गया, उसके बाद सोरगम हो गया, ये है इरोजन परमिटिंग क्रॉप। इसमें भी शायद ऑल ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन था। तीन ऐसे इरोजन परमिटिंग क्रॉप का ऑप्शन दिया था। एग्रोमेटोलॉजी ये तो डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन इसका डेफिनेशन दिया हुआ था। फिजिकल, उसका फिजिकल वेदर के साथ, मतलब फिजिकल क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर का जो फिजिकल कंडीशन है उसका क्रॉप के साथ रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर होगा एग्रोमेटोलॉजी। क्लाउड फॉर कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे आपको पता है निम्बस जहाँ पे लगता है वहाँ पे आपका कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल के साथ वो एसोसिएटेड होता है। तो निम्बोस्ट्रेटस या क्यूमुलोनिम्बस, नहीं निम्बोस्ट्रेटस शायद था ऑप्शन में। नॉन मॉनिटरी इनपुट कौन सी है, जो रिसोर्स के लिए हमको मनी का जरूरत नहीं है, पैसा का जरूरत नहीं है, तो फिर वहाँ पे डेट ऑफ सोइंग हो गया या फिर इस टाइप का अगर ऑप्शन रहा होगा तो वहाँ पे आपका वही आंसर होगा, नॉन मॉनिटरी इनपुट। जो टाइमिंग के लिए जो फैक्टर होता है वो टाइम मैनेजमेंट, उसका होगा मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी इनपुट। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये ऑप्शन जो था सॉयल एंड वाटर, वही होगा, सॉयल एंड वाटर, और सॉयल और रेनफॉल ये होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या है, हमको इंक्रीज करना है प्रोडक्शन और फीड करना है, जो भी प्रेजेंट जनरेशन है उसको फीड, मतलब उसको उनका जो है फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना है विदाउट डिटेरियोरेटिंग द फ्यूचर जनरेशन रिसोर्स बेस। ओके, वो हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेफिनेशन, ये आया था, डेफिनेशन पूछा गया था, उसको कौन सी एग्रीकल्चर बोलते हैं, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। देन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का आपको पता है, डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, तीन जो है, एक तो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, उसके बाद सीड कवर या फिर ऐसा कुछ, उसके बाद डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन, ये तीन टाइप का होता है सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का जो प्रिंसिपल है। रेसिड्यू रिटेंशन कितना रहना चाहिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, मोर देन 33%, ये ऑप्शन में था। हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन फॉर राइस, एक तो दिया था प्रेटिलाक्लोर प्लस काइंड ऑफ नोमिनी गोल्ड, ओके, और एक था हमारा जो क्या बोलते हैं पेंडिमिथलिन प्लस नोमिनी गोल्ड, और एक था पेंडिमिथलिन प्लस सल्फोसल्फुरन शायद। तो ड्राई डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए था ड्राई डायरेक्ट सीडेड राइस, ओके। तो मुझे लगता था ऑल होगा, लेकिन मैं कंफ्यूजन में इसको छोड़ के आ गया हूँ, राइट। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा परफेक्टली, तो या फिर आप क्या किए हो। देन हर्बिसाइड फॉर व्हीट, व्हीट्स के लिए तो जनरली सल्फोनिल यूरिया जो ग्रुप होता है, मेटसल्फुरन था, मेटसल्फुरन मिथाइल, तो वही होगा आंसर मुझे लगता है। और एक पिनोक्साडेन था, पिनोक्साडेन मुझे लगता है बार्ली में होगा, व्हीट में होगा या नहीं मुझे पता नहीं, तो फिर मैं मेटसल्फुरन मिथाइल मार के आया हूँ उसको। इमेज थापिर इज सेलेक्टिव टू क्रॉप, मुझे लगता है सोयाबीन होना चाहिए, तो ये मैं सोयाबीन क्लिक करके आया हूँ। नॉन सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव मतलब ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है, मतलब कि कोई भी वेजिटेशन के ऊपर पड़े वो उसको मारता है। देन सिस्टेमिक मतलब वो ट्रांसलोकेटेड है, मतलब कि एक जगह पे अगर पड़ेगा प्लांट का, फलिएज में हो या रूट में हो, वो ट्रांसलोकेट होता रहता है। तो नॉन सिलेक्टिव सिस्टेमिक मतलब आपका आ जाएगा ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट। जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट और नॉन सिलेक्टिव वो है पैराक्वाट एंड डाइक्वाट, और कॉन्टैक्ट एंड नॉन सिलेक्टिव में अमोनियम ग्लूफोसिनेट भी आता है, राइट। 2,4-D यूज फॉर कंट्रोलिंग, आपको पता है ये ब्रॉड लीफ कंट्रोल के लिए यूज होता है 2,4-D। वीड कॉजेस डॉर्मल एलर्जी, ये क्या होगा पार्थेनियम। वीड कॉजेस अस्थमा, ये भी होगा पार्थेनियम। एकाइनोकुला क्रसगली एसोसिएटेड विथ कौन सी क्रॉप, हमको पता है राइस, राइस के साथ एसोसिएटेड होता है एकाइनोकुला क्रसगली। ऑरिजिन ऑफ मेज मेक्सिको, ओके। पल्सेस आर जनरली ग्रोन इन अपलैंड कंडीशन में, पल्सेस जो है अगर सबमर्जेंस होगा या फिर वो अनॉक्सिक कंडीशन होगा उसका रूट जोन में, राइजोस्फीयर में, तो उसके लिए हार्मफुल है। तो अपलैंड कंडीशन में क्या होता है, जनरली पानी जमा नहीं रहता, तो वहाँ पे जनरली पल्सेस आर ग्रोन। सुइटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर वाटर लिमिटेड कंडीशन, ओके। तो वहाँ पे कुछ लाइक मेज व्हीट था, अपलैंड राइस पल्स एक था, और एक शायद मेज का कुछ था। तो ये जो दोनों था मेज और व्हीट को लेके कुछ कॉम्बिनेशन था, तो वो इरिगेटेड जनरली जो होता है, व्हीट जो होता है इरिगेटेड कंडीशन में होता है, मेज भी उसको प्रॉपरली इरिगेटेड रखना पड़ता है।
लेकिन अपलैंड राइस जो है वो रेनफॉल कम होने से हो सकता है और रेसिडुअल मॉइस्चर में पल्सेस हो सकता है। ये मैं सोच के इसको क्लिक किया हूँ। लेकिन अगर मॉइस्चर लिमिटेड दिया गया है लेकिन कितना मॉइस्चर नहीं दिया गया था, एलजीपी जो उसका है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड वो कितना होगा या फिर मॉइस्चर कितना वहां पे रेनफॉल हो रहा है, ये अगर देता तो एक क्लियर आइडिया आ जाता कि हाँ क्या क्वेश्चन है, क्लियर हो जाता। लेकिन लिमिटेड मॉइस्चर कंडीशन में मुझे लगता था कि अपलैंड राइस और पल्सेस होगा, लेकिन पता नहीं क्या होगा आंसर। तो नॉन ऑफ द एबव भी था ऑप्शन में, तो वो भी हो सकता है। देन सीएन रेशियो ऑफ लेग्यूम स्ट्रॉ का जो सीएन रेशियो रहता है कितना रहता है 20 to 30:1 रहता है, राइट। सीरियल स्ट्रॉ का कितना रहता है 80 to 100:1। और माइक्रोब्स का 4 to 9:1। ऑयल केक का वही आसपास रहता है माइक्रोब्स का आसपास। तो ये था कुछ क्वेश्चन। देन परसेंटेज नाइट्रोजन हाईएस्ट इन व्हिच ऑयल केक, ये होगा ग्राउंडनट ऑयल केक में अराउंड 7.3% जो है नाइट्रोजन रहता है। देन फर्टिलाइजर ग्रेड ऑफ डीएपी 18460, ओके 18 kg नाइट्रोजन 46 kg P2O5 0 kg पोटेशियम। हाईएस्ट इक्विवेलेंट बेसिसिटी किसमें होता है कैल्शियम सियानामाइड में CaCN2, ओके। देन इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितना है 148। अमोनियम क्लोराइड का 127 है शायद, हाँ 127 है। अमोनियम क्लोराइड का 128 है, 148 जो है अनहाइड्रस अमोनियम का। एक बार देख लेना, मैं 128 करके आया हूँ, देखते हैं, पता नहीं याद भी नहीं आ रहा है मुझे क्लियरली ये क्या था क्वेश्चन, और शायद 128 है अमोनियम क्लोराइड का, तो ये देख लेना। व्हिच फर्टिलाइजर रिलीज एसिड रेसिड्यू टू सॉइल, ओके। यहाँ पे मैं अमोनियम सल्फेट या कुछ था तो उसको, अमोनिकल फर्टिलाइजर एक था उसको क्लिक करके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अमोनियम नाइट्रेट भी था। तो मुझे लगा कि अमोनियम नाइट्रेट जनरली जो है, अमोनिया जो है वो एसिड फॉर्मिंग है और नाइट्रेट जो है वो बेस फॉर्मिंग है, बेसिक फर्टिलाइजर है, तो ये दोनों मिला के न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैं अमोनियकल फर्टिलाइजर जो था अमोनियम सल्फेट या कुछ था तो उसको करके आया हूँ। उसके बाद न्यूट्रन मॉइस्चर मीटर इज ऑल्सो नोन एज मॉइस्चर गॉज इसको बोलते हैं, राइट। देन सोर्स ऑफ न्यूट्रन इन न्यूट्रन मॉइस्चर मीटर क्या है, एक तो अमेरिशियम है और एक बेरिलियम रेडियम जो है, दोनों होगा, तो बोथ न्यूट्रन मॉइस्चर मीटर का सोर्स है। वेवलेंथ ऑफ पीएआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। अगर नैनोमीटर पूछा तो 400 to 700। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछता, ये नैनोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछता तो 4000 to 7000 जो है एंगस्ट्रॉम होगा, राइट। तो इसको देख लेना। प्लांट यूज्ड फॉर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, कौन सी प्लांट यूज होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को असेस करने के लिए, वो है सनफ्लावर। क्यों यूज होता है ये सनफ्लावर, क्योंकि उसका जो रूट जोन है वो इक्विवेलेंट, मतलब कि एक काइंड ऑफ इक्वल रहता है थ्रू आउट द डेप्थ, राइट। तो ये यूज होता है, सनफ्लावर यूज होता है टू असेस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इन सॉइल। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एट सॉइल मॉइस्चर टेंशन, कौन सी सॉइल मॉइस्चर टेंशन में न्यूट्रिएंट जनरली अवेलेबल होता है या फिर फर्टिलाइजर अवेलेबल होता है, जो कि लो मॉइस्चर टेंशन। लो मॉइस्चर टेंशन मतलब हाई वाटर पोटेंशियल, ओके, इसको याद रखना। लो मॉइस्चर टेंशन मतलब हाई वाटर पोटेंशियल, तो वहां पे जनरली न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हाई रहता है। वाटर पोटेंशियल एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना है -15 बार और -1.5 मेगापास्कल, राइट। वाटर फ्रॉम सैचुरेशन टू फील्ड कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन मतलब क्या है, बोथ माइक्रो एंड मैक्रोपोर में वाटर भरा रहता है। फील्ड कैपेसिटी मतलब माइक्रोपोर से वाटर ड्रेन आउट होता है और माइक्रोपोर में बस वाटर रहता है। तो उस कंडीशन में जो है, जो वाटर है फील्ड कैपेसिटी सैचुरेशन टू फील्ड कैपेसिटी, वहां पे माइक्रोपोर से जो वाटर ड्रेन आउट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, ओके, कंफ्यूज मत रहना, ये है ग्रेविटेशनल वाटर। देन प्लांट अवेलेबल वाटर कौन सी है, कैपिलरी वाटर जो होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। फिर कैपिलरी वाटर से कुछ पोर्शन अवेलेबल होता है और कुछ पोर्शन अवेलेबल नहीं रहता है, तो आंसर कैपिलरी वाटर होगा। फोर्स बाय व्हिच सॉइल होल्ड वाटर, कौन सी फोर्स एक्ट करता है वहां पे, बोथ कोहेशन एंड एडेशन, ओके, एडेशन। देन ग्रीन वाटर क्या होता है, प्लांट में जो वाटर रहता है या फिर सॉइल में जो वाटर होता है वो ग्रीन वाटर होता है। जो लेक, पॉन्ड्स, रिवर इसमें रहता है उसको बोलते हैं ब्लू वाटर, राइट। When waterlogging causes maximum crop damage, when waterlogging causes maximum crop damage, अच्छा, इसका जो ऑप्शन था एक था अगर हम वाटर लॉगिंग या फिर फ्लडिंग कर रहे हैं ड्यूरिंग जो सनी डे या फिर क्लाउडी डे, कौन सी आंसर होगा। तो मैं ये दिमाग लगाया कि सनी डे में जो होता है रूट का रेस्पिरेशन एक्टिविटी या फिर प्लांट का जो एक्टिविटी बहुत हाई होता है, तो उस टाइम में अगर आप सबमर्जेंस करोगे वहां पे
तो उसको जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी वहाँ पे हाई रहेगा, रेस्पिरेशन हाई रहेगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी हाई रहेगा। और उस कंडीशन में अगर उसको एयर नहीं मिला, जब सबमर्जेंस कर देते हो फिर वहाँ से एयर जो है रिलीज हो जाता है, वहाँ पे पानी भर जाता है, तो फिर इसीलिए समर कंडीशन में उसका ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। तो समर कंडीशन में अगर सनलाइट कंडीशन में अगर सनी डे है और वहाँ पे हम सबमर्जेंस दे रहे हैं एक्सेप्ट राइस, तो वहाँ पे जो है लॉसेस ज़्यादा होता है और मैक्सिमम क्रॉप डैमेज होता है, होने का चांसेस है। ये मेरा अपना आइडिया था, पता नहीं क्या पर्सपेक्टिव होगा इसका। देन वाटर यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज लेस देन 1%। जितना भी वाटर अपटेक होता है प्लांट के द्वारा 99% जो है ट्रांसफर हो जाता है, 1% लेस देन 1% जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है। कंजक्टिव यूज क्या होता है? मल्टी सोर्स वाटर यूज एंड मल्टी क्वालिटी वाटर यूज। याद रखना, अगर हम फ्रेश वाटर के साथ सलाइन वाटर को ऐड करके मतलब यूज कर रहे हैं इरिगेशन में, तो उसको भी बोला जाएगा कंजंक्टिव यूज। और फिर ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर भी अगर एक साथ मिला के मतलब इरिगेट कर रहे हैं, तो उसको भी कंजंक्टिव यूज बोला जाएगा। कंजम्पटिव यूज क्या है? कंजम्पटिव यूज जो है इवापोट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक यूज ऑफ वाटर, दैट इज कंजम्पटिव यूज। कंजंक्टिव यूज जो है NCTI जो यूज होता है, तो वहां पे क्या होता है? मल्टी सोर्स एंड मल्टी क्वालिटी वाटर यूज होता है। देन ESP ऑफ सलाइन वाटर, ये एक मतलब किसको मैं तो देखा हूँ ESP लिखा था, लेकिन कोई बोल रहे हैं कि SAR लिखा था। तो SAR अगर होगा तो फिर SAR का जो रहता है लेस देन 13 मोर देन 13 ऐसा रहता है। और सलाइन अल्काली मतलब इस मोर देन 13, लेकिन ऑप्शन में लेस देन 10 एक था, लेस देन 15 एक था, मोर देन 15 एक था, नॉन ऑफ द फॉलोइंग, नॉन ऑफ द अबव एक था शायद। तो मुझे लगा कि ESP दिया हुआ है, तो फिर मैं ग्रेटर देन 15 मार के आया हूँ। पता नहीं आपका कौन सी आंसर होगा। वाटर मूवमेंट थ्रू सॉइल नोन एज, वाटर मूवमेंट थ्रू सॉइल दिया गया है, राइट। अगर सरफेस से अगर सरफेस से अंडरग्राउंड बोलता है तो फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होता है। मूवमेंट थ्रू सॉइल दिया है, मतलब इसका आंसर जो होगा परकोलेशन होगा, राइट। वाटर फ्लो रेट इन सैचुरेशन सॉइल डिपेंड्स ऑन, ये मैं मार के आया हूँ, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड हाइड्रोलिक फोर्स, बोथ हाइड्रोलिक फोर्स। पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, आपको अगर पता है तो आप बता सकते हैं। देन यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, ये बहुत कंफ्यूजिंग था। एक तो शायद केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा जूल पर केजी एक था, जूल पर मीटर स्क्वायर या फिर मीटर क्यूब ऐसा कुछ था। उसके बाद जूल पर न्यूटन एक था। तो न्यूटन का तो मुझे पता नहीं, केजी पर जूल पर केजी एक होना चाहिए, जूल पर मीटर क्यूब एक होना चाहिए, वॉल्यूम बेसिस में और वेट बेसिस में। तो ऑल ऑफ द अबव था, तो ऑल ऑफ द मैं मार के आया हूँ। फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट को कौन सी फैक्टर डिपेंड करता है? सॉइल का टेक्सचर भी रहता है, उसको अफेक्ट करता है, सॉइल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करता है। जैसे सैंडी सॉइल में आप सोच लो कि इन्फिल्ट्रेशन हाई रहेगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट्स। देन कहते स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करता है? अगर ग्रैनुलर या क्रम्बी रहेगा तो वहाँ पे हाई रहेगा, या फिर अगर प्लेटी रहा तो फिर वहाँ पे हिंड्रेंस होगा। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर इनिशियल सॉइल मॉइस्चर डिपेंड करता है। अगर सॉइल ड्राई रहेगा तो इनिशियल सॉइल जो इन्फिल्ट्रेशन रेट वो हाई रहेगा, या फिर वेट रहेगा तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम रहेगा। देन ये था वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन, ये वाला फॉर्मूला दिया गया था, मतलब ऑप्शन में था वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, क्या होगा। I/CP रेशियो का एक प्रॉब्लम आया था, उसका होगा 50 mm, ओके। शायद ऐसा मुझे कितना था उसका याद नहीं आ रहा है परफेक्टली, तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इसका। लेकिन आंसर जो होगा 50 mm, मैं उसको निकाल दिया था। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का प्रॉब्लम आया था, क्या आया था? मेज, व्हीट, आई थिंक ग्रीन ग्राम, मेज, व्हीट, ऐसा कुछ था, फैलो, हाँ ऐसा कुछ था। तो मैं इसको क्या किया कि सपोज आप ग्रीन ग्राम ले रहे हैं, मेज ले रहे हैं, व्हीट ले रहे हैं और फैलो ले रहे हैं, तो उसका आपका कितना हो गया? टोटल जो यूनिट ऑफ लैंड है 4 हेक्टर हो गया। और क्रॉप कितने में ले रहे हैं? 1 2 3, तो फिर 4/3 इंटू 100 कर दिया हूँ मैं, तो वहाँ पे आ जाएगा 133। लेकिन इसका आप कैसे निकाले हो, आपको पता होगा। मुझे तो ये सही लग रहा है, 133 जो % है क्रॉपिंग इंटेंसिटी होना चाहिए। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब 1 हेक्टोमीटर मतलब क्या है? 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर, तो वहाँ पे डायरेक्टली 10⁴ जो है मतलब 10,000 मीटर क्यूब होगा, राइट। सिली क्वेश्चन। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है? यील्ड अपॉन इवापोट्रांसपिरेशन, राइट।
मेजर्स टू चेक मॉइस्चर लॉस इन ड्राईलैंड, कुछ था शायद ऑल ऑफ द एबव होगा, उसमें था मल्चिंग था, एंटी ट्रांसपेरेंट था और एक कुछ था, तो वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। देन राइस वेराइटी डेवलप्ड एंड सुइटेबली ग्रोन इन मॉइस्चर लिमिटेड कंडीशन, इसमें शायद कुछ शुष्क करके कुछ वेराइटी था, शुष्का, एंड शायद DRR44 होगा। तो ये मैं बोथ मार के आया हूँ, पता नहीं इसका आंसर सही जवाब जो है बोथ मतलब ये जिसमें ये दोनों ऑप्शन में था, शुष्का कुछ था और DRR44 एक था, तो उसको मैं क्लिक करके आया हूँ। देन राइस वेराइटी हैविंग सब1 जीन, एक कुछ 11 क्या था उसका, मैं फिर से भूल गया, वो बीणा धान करके कुछ था, बीणा धान, तो मुझे लग रहा था क्योंकि और था DRR44 था और DRR42, मुझे नहीं लग रहा था ये दोनों होगा करके, तो इसको बीणा धान 11 करके मैं आया हूँ। एंड वो सही है, मैं देखा हूँ आने के बाद इंटरनेट से सर्च करके देख रहा था, तो बीणा धान 11 सही है ऑप्शन। राइस वेराइटी फॉर क्रॉपिंग सिस्टम कुछ था, पूसा 1121 करके ऐसा कुछ था, लेकिन उसको मैं नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं था बिल्कुल भी। मिनिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर RBD कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ओके, RBD एफिशिएंसी डिक्रीजेस व्हेन नंबर्स ऑफ ट्रीटमेंट मोर देन कितना होगा, 20। ओके, 20 नंबर ऑफ से ज़्यादा होगा तो ट्रीटमेंट RBD में एफिशिएंसी कम हो जाएगा। लोकल कंट्रोल का प्रिंसिपल क्या होता है विदिन द ब्लॉक हमको होमोजेनिटी इंक्रीज करना है, एंड बिटवीन द ब्लॉक हमको जो हेट्रोजेनिटी है उसको इंक्रीज करना है, मतलब होमोजेनस नहीं रखना है। तो ये हो गया लोकल कंट्रोल का मेन प्रिंसिपल। ANOVA किस लिए यूज होता है, टू फाइंड द एरर, मतलब अननोन एरर फाइंड करने के लिए ANOVA यूज होता है। रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना रहेगा, -1 to +1। ठीक है, मैं मेरा चैनल में यूट्यूब चैनल में 2 वीडियो स्टैटिस्टिक्स का अपलोड किया था, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। एक तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का, उसका पूरा मतलब 4-5 क्वेश्चन आया है, और कोरिलेशन का भी एक अपलोड किया था, उसका भी एक क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछा गया है, आप देख सकते हो उसको। राइट, एरर डिग्री फ्रॉम फ्रीडम फॉर स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, ये क्या होता है, मेन प्लॉट इनटू सब प्लॉट का जो -1 इनटू रेप्लिकेशन का -1, ये होता है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड लार्जर प्लॉट साइज इन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन प्लेस्ड इन, ये कहाँ पे प्लेस होता है, मेन प्लॉट में जो होता है, हम लार्जर प्लॉट साइज जिसको चाहिए होता है उसको मेन प्लॉट में रखते हैं। देन ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रिसीजन इन स्प्लिट प्लॉट कहाँ पे रखा जाता है, उसको सब प्लॉट में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम रेप्लिकेटेड होता है और उसका जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए। रिक्लामेशन ऑफ सैलाइन सॉइल, रिक्लामेशन के लिए क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं। लीचिंग मतलब ड्रेन आउट ऑफ एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम रूट जोन। ओके, रिक्लामेशन ऑफ अल्काली सॉइल के लिए क्या, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया था, अगर जहाँ पे हमको सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल जाएगा तो वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे, सॉइल क्ले कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे सोडियम बाइंड होके है वहाँ से ये सोडियम को निकाल के वहाँ पे कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आंसर होना चाहिए। मैं भी कन्फ्यूजन हो गया था, एक तो नॉन ऑफ द एबोव दिया था और एक बोरॉन दिया था कुछ, और एक कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्यूशन में दिया था, तो पहले तो नॉन मार के आया था, उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम मार के आया, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट सॉल्यूशन में रहता है तो फिर वो क्या करेगा, एक्सचेंज करके फिर सोडियम को जो है एक्सचेंजेबल जो सॉल्यूशन फॉर्म में ले आएगा, उसके बाद वो लीच आउट हो सकता है। तो ये मेरा आइडिया था, पता नहीं आंसर क्या होगा। सैलिनिटी मेजर्ड बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इससे उसका यूनिट क्या है, डेसीसीमेन पर मीटर या मिलीमोज पर सेंटीमीटर। प्रॉब्लम ऑफ सोडिक सॉइल क्या होता है, कंपैक्शन और इनफिल्ट्रेशन प्रॉब्लम होता है सोडिक सॉइल में। पीएच स्केल डेवलप्ड बाय कौन से साइंटिस्ट, सोरेनसेन। राइट, डेफिशिएंट मिनरल इन कैल्केरियस सॉइल, ऑल ऑप्शन होगा, लाइक मैंगनीज, देन आयरन एंड एल्यूमिनियम, नहीं फॉस्फोरस, आयरन एंड मैंगनीज था, तो ये ऑल द अबव होगा। मिनरल अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस इन एसिड सॉइल, कौन सी, मैंगनीज, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये मिनरल जो है इसका अवेलेबिलिटी एसिड सॉइल में इंक्रीज होता है और टॉक्सिसिटी दिखाया देता है। सॉइल हैविंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी, कौन सी सॉइल था, कुछ सॉइल था, तो आंसर होगा भट्टी सॉइल होता है जो ब्लैक सॉइल होता है, वहाँ पे क्ले कंटेंट ज़्यादा रहता है और वहाँ पे श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाया जाता है। सॉइल कैन कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर, कौन सी सॉइल में मैक्सिमम मॉइस्चर पाया जाता है, ये मैं कंफ्यूज हो गया था। एक तो ऑप्शन था शायद सैंडी लोम था, और एक लोमी सैंड था, और एक सिल्टी लोम था, और एक नॉन ऐसा कुछ था, तो मैं सिल्टी लोम और सैंडी लोम के बीच कंफ्यूज था।
सिल्टी लोब मुझे लग रहा था, उसको क्लिक किया था, फिर बाद में अनक्लिक करके आ गया। कैपिलरी हाइट ऑफ लोमी सॉयल, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, कैपिलरी फ्रिंज इसका कितना होना चाहिए, शायद कहीं पे पढ़ा हूँ लेकिन याद नहीं आया उस टाइम, तो उसको छोड़ के आया। क्रीडा सिचुएटेड इन एट लाइक हैदराबाद में, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। IIWM सिचुएटेड एट श्रीलंका, ओके, श्रीलंका में IIWM जो है वो सिचुएटेड है। एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे इंस्टीट्यूट है इसका? जोधपुर में, जोधपुर में जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च, एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च वो है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो हॉर्टिकल्चर STHS सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। टेम्परेट जो है वो कहाँ पे? लद्दाख या जम्मू कश्मीर, कहाँ पे तो है, ठीक है, वो जोधपुर आंसर होगा। ट्यूबर इज एक्सटेंशन ऑफ, ये कंफ्यूज हो गया, रूट होगा या स्टेम होगा। अगर पोटैटो केस में होता है तो रूट होगा, अगर शुगर बीट केस में होता है तो फिर स्टेम होगा, या फिर कोई वीड के केस होता है तो फिर वहाँ पे रूट होगा, राइट। पोटैटो केस में स्टेम है, शुगर बीट में रूट है, कोई वीड में अगर ट्यूबर जैसे होता है, ट्यूबर से प्रोपागेट होता है तो वहाँ पे रूट है। तो इसको पता नहीं उनका क्या कहना था, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए था, ये जो ऑप्शन है क्लियर करना चाहिए था। वाटर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसलोकेट होता है? जाइलेम, ओके। देन प्लांट अपटेक वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट एंड रूट हेयर, रूट एंड रूट हेयर जो ऑप्शन था वो होगा। केमिकल यूज्ड इन लाइसीमीटर, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, ओके, छोड़ के आया हूँ। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या है? जहाँ पे जो रेनफॉल है वो एनफ नहीं होता, या फिर मॉइस्चर जो है जितना जो एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए वो नहीं होता है उतना, तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट एक ऐसे ऑप्शन, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट जो था ऑप्शन में था शायद। और फिजियोलॉजिकल ड्राउट जो क्या है? वाटर सॉइल में है लेकिन क्या है, प्लांट अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राउट, ड्यू टू डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ प्लांट, वो अपटेक नहीं कर पाता है, राइट, कांस्टेंट कुछ रहता है। या फिर फिजिकल ड्राउट क्या होता है? एक फिजियोलॉजिकल ड्राउट होता है जो कि प्लांट का अपटेक करने का क्षमता नहीं है लेकिन सॉइल में वाटर एनफ है, और एक फिजिकल ड्राउट होता है वहां पे सॉइल में कांस्टेंट रहता है, कुछ सॉल्ट रहता है जो कि वाटर को बाइंड करके रहता है, या फिर और कुछ पैरामीटर रहता है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल ड्राउट। रेनफॉल फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग, ये भी कुछ कन्फ्यूजन था, लेस देन 750 या फिर नहीं, ग्रेटर देन 750 था, ग्रेटर देन 500 था, ग्रेटर देन 1000 था, तो मैं 750 से ग्रेटर मार के आया हूँ। किसी किसी बुक में ग्रेटर देन 500 भी दिया है, तो पता नहीं वो आंसर क्या होगा, लेकिन मैं ग्रेटर देन 750 क्लिक करके आया हूँ। LGP फॉर ड्राई फार्मिंग जो कि है लेस देन 90 डेज, क्लिक करके मैं आया हूँ एक तो, लेकिन 75 से लेस जनरली होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, तो लेस देन 90 डेज करके मैं आया हूँ। ट्रोल क्लासिफिकेशन में एक क्या था? वेट ड्राई, मुझे ये कंफ्यूजन लगा, इधर वेट सेमी एरिड ट्रॉपिक होता है और ड्राई सेमी एरिड ट्रॉपिक होता है, राइट। तो जो है ड्राई सेमी एरिड ट्रॉपिक वो इंडिया में मैक्सिमम है, ये मुझे पता था, लेकिन जो ड्राई सेमी एरिड ट्रॉपिक होता है वो 2 to 4.5 जो है उसका ह्यूमिड नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ रहता है, और वेट सेमी एरिड ट्रॉपिक का 4.5 to 7 रहता है। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या था और वेट ड्राई एक साथ दिया था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मैं इसको छोड़ के आया हूँ, राइट। लेकिन इसको मुझे करना चाहिए था थोड़ा सा सोच के, लेकिन मैं सोच नहीं पाया। ऑनसेट ऑफ मानसून कब होता है? एंड ऑफ मई या फिर जून फर्स्ट वीक, एंड ऑफ मई में ऑनसेट ऑफ मानसून कहाँ पे होता है? केरला में। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे पाया जाता है? लोअर लीफ में, ओके, याद रखना लोअर लीफ में। क्यों लोअर लीफ में पाया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन इज हाईली मोबाइल इन प्लांट एंड वो चला जाता है ऊपर। आयरन मोबिलिटी इन प्लांट इज मॉडरेटली मोबाइल, ओके, आयरन मॉडरेटली नहीं, लो लो मोबिलिटी, ओके। लीस्ट कौन सी है? इमोबाइल कौन सी है? कैल्शियम बोरॉन। लो है आयरन जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और मीडियम जो मोबिलिटी है वो क्या है? जिंक है, ओके। देन रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड इरोजन, ये क्या होता है? ये होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट रिलेशन। क्यों एक्सपोनेंट? क्योंकि इरोजन जितना, रेनफॉल इंटेंसिटी जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा, इरोजन जो है उतना रैपिडली बढ़ते जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि लीनियर होगा या फिर लॉगरिथम होगा या फिर कर्वीलिनियर होगा, वो क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा, राइट। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? शुगर बीट दिया हुआ था, बार्ली दिया हुआ था, तो वही होगा। इरोजन मोस्टली प्रिवेल इन रीजन, जनरली नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो होता है इरोजन जनरली पाया जाता है। एंडोजूकोरी का ऑप्शन एक था, जो कि एनिमल का अंदर जाके फिर जो ट्रांसफर होता है, वो एंडोजूकोरी ऑप्शन होगा। कैस्मोफाइट एक था, एक प्लांट का रूट जो है रॉक क्रेविसेस को ब्रेक करके वो एंटर करता है सॉइल में, तो उसका कैस्मोफाइट होगा।
पोटेशियम ऑन क्वालिटी दिया गया था। पोटेशियम किसके लिए यूज होता है, जैसे कि लाइक रेजिस्टेंस टू पेस्ट था एक, उसका ग्रेन क्वालिटी एक था, और बोथ और नॉन था। तो मुझे लग रहा है कि बोथ होगा, क्योंकि पोटेशियम एक फ्री फॉर्म में रहता है। अगर रेजिस्टेंस टू डिजीज वो करता है तो कुछ मैकेनिज्म से करता होगा, और उसका जो क्या है स्टिफनेस, स्ट्रॉ का स्टिफनेस मेंटेन रखता है और वाटर पोटेंशियल मेंटेन रहता है, इसीलिए डिजीज रेजिस्टेंस करता है वो। और ग्रेन का क्वालिटी क्यों, अगर वाटर बैलेंस मेंटेन रखता है पोटेशियम उसके अंदर, तो फिर इनडायरेक्टली वो ग्रेन का क्वालिटी भी इंक्रीज करता है पोटेशियम। तो ग्रेन का क्वालिटी, इसीलिए मैं बोथ करके आया हूँ, राइट। ड्राउट अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या है, एक तो वाटर सेविंग टाइप का होता है और एक वाटर स्पेंडर टाइप का होता है, राइट। इंक्रीजिंग वाटर अपटेक और वाटर सेविंग, बोथ जो ऑप्शन था वो बोथ होगा। सॉइल एप्लीकेशन केमिकल टू चेक मॉइस्चर स्ट्रेस, ये सिटाइल अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन एसिटाइल अल्कोहल दिया गया था, तो मैं एसिटाइल अल्कोहल करके आया हूँ, लेकिन सिटाइल अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। वाटर हार्वेस्टिंग जो एक दिया गया था कि वाटर कलेक्ट करके स्टोर करना, उसको डिफरेंट स्टेजेस में मॉइस्चर जो है जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे इरिगेशन करना, तो वो क्या होगा, वाटर हार्वेस्टिंग। मोस्टली फॉलोड इरिगेशन इन इंडिया, जनरली जो है चेक बेसिन किया जाता है, चेक बेसिन। मोस्टली फॉलोड क्या प्रोसेस इन मेथड्स टू कैलकुलेट ET0, मैं करके आया हूँ USWB ओपन क्लास इवापोरीमीटर मेथड, लेकिन मुझे लग रहा था ब्लानिक-रीडल होगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। इवापोरीमीटर जनरली हर एक मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में आप अगर देखोगे तो USWB क्लास है, ओपन पैन इवापोरीमीटर यूज होता है। KC फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉप कोएफिशिएंट का जो होता है ET क्रॉप इज इक्वल टू ET0 इंटू क्रॉप कोएफिशिएंट, राइट, इसका फॉर्मूला पूछा गया था। सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट, उसमें एक ऑप्शन था मेट्रोलॉजिकल, उसके बाद एग्रीकल्चरल और हाइड्रोलॉजिकल शायद, और एक इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट भी था। तो मुझे पहले तो मैं ऑप्शन चारों मार के आया था, फिर इसको कहीं पर नहीं पढ़ा हूँ मैं, तो इसको ऑन क्लिक करके फिर ये तीनों जहाँ पे ऑप्शन था ना उसको क्लिक करके आया हूँ। एंड प्रॉब्लम ऑफ वाटर लगिंग इन रूट जोन, रूट जोन में अगर वाटर लगिंग होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये कुछ एरेशन के ऊपर था ऐसा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है ऑप्शन, एरेशन के ऊपर था उसका। देन प्रैक्टिस टू कंट्रोल प्रोटोजोन इन सॉइल, प्रोटोजोआ है सॉइल में, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, फ्लडिंग ऑप्शन था, तो वही होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं होगा, ऑर्गेनिक सोर्स अप्लाई करने से ज़्यादा होता है इनका जो पॉपुलेशन, तो फ्लडिंग होगा। व्हीट डॉक्टर या ऐसा कुछ था एक वेब प्लेटफॉर्म जो क्यों यूज होता है, तो उसको मैं छोड़ के आया, इसको मुझे पता नहीं था इसका। मॉइस्चर कंजर्वेशन इन ड्राईलैंड प्लांटिंग टाइप, ये क्या होगा, ब्रॉडबेड एंड फोरो होगा, राइट। ब्रॉडबेड एंड फोरो डिजाइन बाई इक्रिसाट ने ब्रॉडबेड एंड फोरो डिजाइन किया था। ब्रॉडबेड एंड फोरो सेव्स वाटर देन नॉर्मल फ्लैटबेड से कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा वाटर सेव करता है, ये मुझे पता नहीं था, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉइल कंसिस्ट ऑफ, क्या है प्रॉब्लम सॉइल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल एंड वाटरलॉग्ड सॉइल, तीनों मिला के प्रॉब्लम सॉइल होता है। देन ओके, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम सुइटेबल फॉर मार्जिनल सॉइल हैविंग लो फर्टिलिटी, तो मैं भी ये कन्फ्यूजन था मुझे, तो नहीं किया इसको। शायद एग्रो सिल्वी, नहीं एग्रो सिल्वी तो नहीं होगा, सिल्वी पास्चर हो सकता है, सिल्वी पास्चर, ओके, एग्रो सिल्वी तो या हॉर्टी सिल्वी ये नहीं होगा, सिल्वी पास्चर हो सकता है। प्रैक्टिस फॉर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, मैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करके आया हूँ, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। ब्राउन मैनरिंग क्या होता है, एक साथ जो है जो धोइंचा और या फिर सोनहेम और राइस ग्रो किया जाता है, उसके बाद उसको 240 दे के किल किया जाता है कुछ टाइम बाद, तो उसको बोलते हैं ब्राउन मैनरिंग। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर विल बी, ऑब्वियसली लो होगा मॉइस्चर रिक्वायरमेंट, राइट। खोयरा डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये तो सबको पता है, जिंक। उसके बाद ये क्या है, छोटा हो गया है, अच्छा। फर्टिलाइजर हैविंग हाईएस्ट एसिड इक्विवेलेंट, कौन सी है, अनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड जो है, नहीं अनहाइड्रस अमोनिया, इसका कितना है 148 है, ओके, अनहाइड्रस अमोनिया NH3। देन फर्टिलाइजर हैविंग हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, वही है अनहाइड्रस अमोनिया, ओके। तो ये था, मैं 126 क्वेश्चन जो है लिख पाया हूँ, अगर आपको और भी याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव, ये मैं कोई भी रिफर्ड सोर्सेस से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास ये सर्च करके सारे का आंसर निकालना,
तो आपको अगर कोई कंफर्म जो है आप इसमें से गलती निकाल रहे हो तो फिर आप एक रेफर सोर्स दे सकते हो, साइट कर सकते हो, या फिर आपका जो वैलिड रीजन बता सकते हो कि क्यों आपको लगता है कि ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर होना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सीरीज जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी का स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम जाएंगे, या फिर उसके बाद हम लोग क्रॉप्स का भी देखेंगे, ईच एंड इंडिविजुअल क्रॉप्स का जो की पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको अगर ये चैनल का जो हम इफोर्ट देते हैं आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फिर इसको चैनल को शेयर कीजिए, अपना जूनियर के साथ हो या फिर अपना कलीग के साथ हो, उसको शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी बेनिफिटेड हो इसमें। तो फिर हमको जो है एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप बेनिफिटेड हो रहे हो, राइट। तो आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा इस टाइम का जो नेट का एग्जाम था, आपको कैसा लगा, और ये जो क्वेश्चन आया था ये किस लेवल का था आप भी बता सकते हो। कोई भी जेआरएफ या एसआरएफ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद उनको भी ये सारे चीज़ पता होगा, तो आप बता सकते हो कैसा लेवल था। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।